वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपसे एक बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट शेयर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक टॉपिक है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से क्वेश्चन देख रहा हूँ जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है और जो कि मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन रहता था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिकली दो क्वेश्चंस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपको कोई सिक्योरिटी चेक मिलता है किसी लोन के अगेंस्ट या किसी जो भी आपने किसी की मॉनेटरी हेल्प की है उसके अगेंस्ट, तो उसके दो सिनेरियोज होते हैं बेसिकली। दोस्तों एक सिनेरियो ये होता है कि अगर आपको किसी ने सिक्योरिटी चेक दिया तो चेक के पीछे लिख दिया चेक गिवन फॉर सिक्योरिटी, चेक गिवन एज सिक्योरिटी। तो बहुत सारे जो एडवोकेट्स होंगे, जो आपके अगेंस्ट एडवोकेट्स होंगे, आपको मैनिपुलेट करने की जो बात करेंगे, वो हमेशा ये कहेंगे कि आप सिक्योरिटी चेक को कभी भी 138 में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी थी। ये कोई वो चेक नहीं था जिसको आप एज एंड व्हेन प्रेजेंट कर सकते हो। इसमें तो ये तो आपके लिए एक सिक्योरिटी चेक था। सिक्योरिटी चेक को आपने कैसे यूज़ किया, दिस इज मिस यूज़ ऑफ सिक्योरिटी चेक। फिर 145 की भी ड्रामे करने शुरू कर देते हैं लोग। 145(2) एक सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसमें कहते हैं कि सिक्योरिटी चेक का मिस यूज़ हुआ है तो हमारी लाइबिलिटी नहीं बनती है। लोगों को लाइबिलिटी से बचने के लिए सारी चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं, और ये सब दोस्तों मैंने प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया है। तो मैं बताता हूँ आपको सिक्योरिटी चेक का क्या इशू होता है। सिक्योरिटी चेक जो आपको कभी भी किसी लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी आपको चेक दिया गया है, तो उसका मतलब ये है कि जब तक आपका लोन प्रॉपर्ली आ रहा है, अगर वो मंथली ईएमआईज़ में है आ रहा है, तब तक आप उस सिक्योरिटी चेक को नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी कभी भी कोई भी ईएमआई स्किप हुई तो आपको सिक्योरिटी चेक को लगाने का पूरा राइट है। फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे एग्रीमेंट कर लिया, मतलब देखो दोस्तों, आपने एग्रीमेंट वर्बल किया है, कैसे किया कैसे नहीं किया, लेकिन आपको लीगल लायबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। वो तो आपके ऊपर रहेगा ही कि आपने लीगल लायबिलिटी थी, आपने कभी किसी को पैसे दिए थे, कोई सामान बेचा था। लेकिन अगर आपसे किसी ने फिर बाद में बोल दिया कि ठीक है मैं आपको मंथली आपको 10,000 रुपये दिया करूँगा, और अगर आपने पूरे साल तक हर एक मंथ में 10,000 रुपये उनके अकाउंट में आपके अकाउंट में आने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हर मंथ आ रहे हैं फिर भी आपने वो सिक्योरिटी चेक लगा दिया तो आप गलत हो। और हर किसी मंथ की कोई ना कोई डेट सेट होती है। फॉर एग्जांपल 5th ऑफ दिस मंथ, उससे पहले पहले मेरे 10,000 रुपये आ जाने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है 3-4 महीने तक लोग पैसे दे देते हैं, उसके बाद 6 महीने अगले आने वाले टाइम में आपको भूल जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो हमने सिक्योरिटी चेक दिया है वो तो ज़्यादा अमाउंट का है, तो लीगल लायबिलिटी तो अब कम की बचेगी, तो वो सिक्योरिटी चेक का जो है हम मिसयूज़ दिखा देंगे और मिसयूज़ के चक्कर में बंदा फंस जाएगा, ठीक है, कि वो कहेगा और इसका केस जो है कॉश हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इस चीज़ के ऊपर क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई सिक्योरिटी चेक लेते हैं, अगर वो आपने ईएमआई सेट की है पर मंथ, और अगर वो ईएमआई एक बार भी स्किप होती है, अगर वो एक ईएमआई एक बार भी नहीं आती है, फॉर एग्जांपल 4 ईएमआई आ गई, 5वीं ईएमआई नहीं आई और आपने उसको इन्फॉर्म भी किया, तो आप उस सिक्योरिटी चेक को यूज़ कर सकते हैं। अगर उसने आपकी ईएमआई पे नहीं की तो आप उस सिक्योरिटी चेक को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी अमाउंट का है, ठीक है दोस्तों। उस केस में कोर्ट जो है आपका पूरा का पूरा साथ देगी। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सिक्योरिटी चेक जो है वो कि वर्थलेस यूजलेस पीस ऑफ पेपर नहीं है। अगर आपकी पार्शियल पेमेंट्स आ गई हैं, बाकी पेमेंट्स नहीं आई हैं, तो आप उनको रिकवर करने के लिए भी सिक्योरिटी चेक का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों सिक्योरिटी चेक का बस इतना ध्यान रखना कि आपकी पेमेंट की जो टर्म है उसके बाद ही आप उसको यूज़ करें। जैसे आपने कहा कि मार्च 31 से पहले पहले उसने पेमेंट करनी थी, उसने नहीं की, आपने 30 मार्च को लगा दिया, तो आप गलत हो जाएंगे। आप 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल कभी भी लगाइए उस चेक को, अगर उसकी पेमेंट नहीं आती, क्योंकि आपको तब तक वेट करें जब तक आपकी टर्म्स सेट हुई। और नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन आपको लोगों के टेक्निकल टर्म्स पता नहीं है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे ऑपोजिशन के लॉयर्स ये क्लेम कर देते हैं कि तो चेक बाउंस का केस है ही नहीं, ये तो सिविल केस है, ये है वो है, फलाना है ढिकाना है। लेकिन दोस्तों चेक अगर आपको मिला है और वो बाउंस हुआ है तो चेक डेफिनेटली चेक बाउंस का केस बनेगा ही बनेगा। दोस्तों दूसरी चीज़ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे से अक्सर पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने आपको चेक दिया लेकिन उसका वो बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो आप उस केस में क्या 138 का केस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको चेक दिया तो उसने आपको चेक किसी ऐसे बैंक का दे दिया जहाँ से उसका पहले अकाउंट था, उसका चेकबुक पड़ी हुई थी, लेकिन उसने अकाउंट क्लोज कर दिया, उसने आपको चेक दे दिया, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बैंक में जाके वेरीफाई करेंगे कि जी इसका ये अकाउंट है कि नहीं है, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस केस में बेसिकली वो बंदा एक ऑफेंस नहीं 2 ऑफेंसेस कर रहा है। पहला ऑफेंस ये है कि वो 138 का ऑफेंस कर रहा है कि उसको पता है डेलिबरेटली चीट भी कर रहा है वो आपको, तो 420 भी है। तो दोस्तों आप बस ये समझिए कि 420 में 138 में डिफरेंस कुछ नहीं है। 420 में इंटेंशन प्रूव करनी होती है इंसान की कि वो आपको पैसे देना ही नहीं चाहता था शुरू से। अगर आपने इंटेंशन प्रूव कर दी तो 420 भी बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मेयरली 138 डज नॉट मीन कि वो 420 भी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंसान इंटेंशनली आपको पैसे देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा है, और आपने चेक लगा दिया और उसने आपको इन्फॉर्म भी किया कि नहीं यार मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊँगा, कुछ दिनों में दूंगा, तो उस टाइम पे उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि वो पैसे नहीं देना चाहता था। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग थोड़ी थोड़ी पेमेंट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आपके ऊपर चोरी का क्लेम कर देते हैं, किसी चीज़ का क्लेम कर देते हैं, तो उससे भी ये पता चल रहा है कि इंटेंशन जो है इंसान की वो पैसे ना देने की थी। उसको कहते हैं 420। 138 सिर्फ चेक बाउंस से डील करता है, 420 जो है वो
दोनों चीज़ों से डील करता है कि मतलब चेक बाउंस हुआ है लेकिन किस कारण की वजह से हुआ, जो इंसान ने इंटेंशनली आपको चीट करने की कोशिश की। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर मान लो मैं किसी को ऐसा चेक दे देता हूँ जो मेरे पुराने बैंक अकाउंट से था और मेरा बैंक वो क्लोज हो चुका है, तो इसका मतलब है मुझे पता था कि मैंने उसको उस अकाउंट का चेक दिया है जो मेरा अकाउंट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उसमें अगर रीज़न ये आता है चेक बाउंस का कि अकाउंट क्लोज्ड, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेफिनेटली आप 138 का केस कर सकते हो, साथ में 420 का केस भी कर सकते हैं। दोस्तों केसेस को कितनी मेरिट्स पे लड़ा जाएगा, कितनी मेरिट्स पे नहीं लड़ा जाएगा, इसमें आपको भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ की पूरी नॉलेज हो, आप कभी भी इस चीज़ से ना घबराएं। अगर आपको अपोजिशन का लॉयर कभी भी ऐसे कहे कि सिक्योरिटी चेक्स जो है वो 138 में नहीं आते, आप उनको कहिएगा जजमेंट दिखाइए, आप हमें लॉ दिखाइए कहाँ ऐसा लिखा है सिक्योरिटी चेक का। वो कहेंगे कि इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो आप इस पर, ये सब वो सब तो कहना कि जब एग्रीमेंट होता है या कोई एग्री करता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी होती है जितनी उस सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका तो मतलब ये हो गया कि अगर कोई ये कहे कि आपको आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते और अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर आपने कोई सिक्योरिटी चेक लगा दिया है तो फिर वो आप गलत हो, आपका लीगल लाइबिलिटी नहीं बनती। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डेफिनेटली केस कर सकते हैं 138 का, क्योंकि आपको जो जब भी कोई एग्रीमेंट आपसे करता है, कोई इंटरेस्ट देने की, अगर आप इंटरेस्ट देने की बात करते हो तो कोई इंटरेस्ट देने के लिए भी एग्री करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अगर बाद में ये केस कर दे कि नहीं इंटरेस्ट पे तो 138 नहीं बनता, तो उसमें भी उसकी डेलिब्रेट इंटेंशन दिख जाती है जिसमें वो आपको चीट करना चाहता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।